नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य में 5 अक्टूबर को मतदान होना है, जबकि 8 अक्टूबर को नतीजों की घोषणा की जाएगी। हरियाणा में इस वक्त भाजपा की सरकार है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। हरियाणा चुनाव के लिए नामांकन 12 सितंबर को खत्म हो चुका है। 90 विधानसभा सीटों के लिए 1715 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है और आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 16 सितंबर तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकते हैं। 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। 8 अक्टूबर को रिजल्ट सामने आएगा। राज्य में पहली बार 5 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। इसमें कांग्रेस, भाजपा, जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी, इंडियन नेशनल लोक दल यानी कि आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी शामिल है। इसमें जेजेपी, आजाद समाज पार्टी और इसी के साथ साथ आईएनएलडी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं। तो वहीं कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के तहत एक सीट सीपीआईएम को दी है और इस चुनाव में बड़े चेहरों में प्रिंसिपल विनेश फोगाट, कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा के अलावा देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन और पोता भव्य बिश्नोई, पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के पोती अनिरुद्ध चौधरी और पोती श्रुति चौधरी, रेवाड़ी से लालू यादव के दामाद चिरंजीव राव, नुहसा हिंसा के आरोपी मामन खान, मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व गृहमंत्री अनिल बीज, पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला शामिल है। वहीं भाजपा की बात करें तो पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार देर रात 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और इसी के साथ साथ चुनावी बिगुल भी बज चुका है। अब सूची की बात कर ले तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस की बात कर ले तो चुनावी बिगुल में कांग्रेस ने भी फूंक दी है और वहीं बीजेपी ने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने 3 बार में उम्मीदवारों का ऐलान किया है। स्टार प्रचारकों की सूची में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और शिवराज सिंह चौहान और पीयूष गोयल सहित कई नेताओं के नाम शामिल हैं। और इस बीच कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। अब आपको बता दें कि इसमें जो दिग्गज नेता है योगी आदित्यनाथ हैं, मोहन यादव है जो कि मध्य प्रदेश से सीएम है, वही हेमंता बिश्वा शर्मा, महजन लाल शर्मा, पुष्कर सिंह धामी, इन दिग्गज नेताओं जो हैं वो अब प्रचार का कमान संभालेंगे। वहीं इस बीच हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के जोर के बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल यानी गुरुवार को राज्य कैबिनेट की सिफारिश के बाद विधानसभा तत्काल भंग करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ ही राजभवन की ओर से ये कहा गया है कि राज्य में अगली सरकार के अस्तित्व में आने के तक नायब सिंह सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे और इसके साथ इसके एक दिन पहले राज्य कैबिनेट ने अंतिम बैठक से 6 महीने की अवधि खत्म होने से पहले सदन को बुलाने से बचने के लिए इस कदम की सिफारिश की थी। और इससे पहले राज्य कैबिनेट ने परसों यानी बुधवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात कर विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी और इसके एक दिन बाद राज्यपाल ने विधानसभा को भंग करने से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राज्य सरकार से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने विधानसभा भंग किए जाने की सिफारिश की है। पीछे की वजह बताया कि संवैधानिक विनय के अनुसार पिछले सत्र से 6 महीने का दौर खत्म होने से पहले ही विधानसभा का नया सत्र बुलाना जरूरी होता है। इसी के साथ साथ आप बता दें कि पर इस कदम में से किसी भी तरह का संवैधानिक संकट नहीं रहेगा। तो इस बीच ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर चुनावी मैदान में पहली बार 5 बड़े पार्टी है जिसमें 14 बड़े चेहरे भी हैं। 1715 नामांकन हो चुका है। कल यानी कि कल से नामांकन का भी दौर खत्म हो चुका है। तो हरियाणा में नामांकन का दौर कल यानी कि 12 सितंबर को ही खत्म हो चुका है और इस बीच चुनावी बिगुल भी बच चुका है। इसी पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं बीजेपी से राम राजेश शर्मा जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसी के साथ कांग्रेस से संजय कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले राम राजेश शर्मा जी आपके पास आऊंगी। देखिए अब नामांकन का जो दौर है कल खत्म भी हो चुका है, ऐसे में
बात कर लेते हैं हरियाणा में। देखिए, छोटे दल भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात कर लेते हैं गोपाल कांडा की, जो कि बुधवार रात तक बीजेपी में थे, तो वही बृहस्पतिवार सुबह होते ही वो एनएलडी के साथ चले गए। ऐसे में हरियाणा में बीजेपी कैसे जीतेगी? देखो, जैसा कि आपको मालूम है, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को हम प्रदेश की, हमारे राष्ट्र की देवतुल्य जनता जनार्दन ने तीसरी बार मौका दिए और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। तो ऐसे ही हरियाणा में भी प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन के ऊपर हमारा एतबार है और उनकी आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। और हमारे नायब सैनी जी, जो हमारे प्रदेश के मुख्य 58 साल के बाद में ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री हमारी सरकार ने बनाए हैं, हमारे पार्टी ने बनाए हैं। क्योंकि पहले तो क्या होता था, मैं बताऊं आपको, लगभग बड़े हरियाणा को हो चुके हैं, तो एससी-बीसी समाज का कोई सीएम नहीं बना था। तो इसलिए महसूस किया, हम तो राष्ट्रवादी जातिवादी है नहीं, पार्टी ने ये महसूस किया जो राजनीतिक दृष्टि से जो समाज पिछड़ गया है, वह उसको क्यों नहीं बराबर में लाके खड़ा करा जाए। इसलिए पार्टी ने ओबीसी समाज से नायब सैनी जी को सीएम बनाया। और जिस तरह से एससी-बीसी समाज छत्ती बिरादरी का आशीर्वाद उनको मिल रहा है और छत्ती बिरादरी के आशीर्वाद से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी है। और वैसे भी हरियाणा का एक इतिहास रहा है, जिस पार्टी का केंद्र में शासन होता है उसी पार्टी को प्रदेश की जनता आशीर्वाद देती है। उस पार्टी का प्रदेश में भी हमारे में शासन होता है और यही कारण है कि हमारी 5 सीटें आई हैं और 6ठी सीट पे हम कम मार्जिन से लूज किए हैं। और वो भी कारण चाहे कांग्रेस में बहुत बड़ी झूठ बोल दी, कांग्रेस ने इतनी भारी झूठ बोल दी, क्योंकि झूठ बोलने में तो कांग्रेस महारत हासिल है, झूठ बोलने में, नोटंकी करने में, ठगी ठोरी करने में। इन्होंने ठगी ठोरी करी, इन्होंने झूठ बोला, ये आरक्षण खत्म करा जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है। बहनों के खाते में 1 लाख रुपए आ रहे हैं, 8,500 रुपए महीना आ रहे हैं, खटाखट फटाफट फटाफट झूठे गारंटी कार्ड तक बहनों को इन्होंने बांट दिए। इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा छलावा क्या होगा? तो बहनें अपना आपको ठगा महसूस कर रही है जी। 36 बिरादरी का साथ मिल रहा है बीजेपी को। ये 36 बिरादरी क्या आपके साथ है? कैसे जीतेगी हरियाणा? बिल्कुल, 36 बिरादरी का आशीर्वाद हमारे साथ है। 36 बिरादरी के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी जी। लगातार बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है संजय कुमार जी कि आपकी पार्टी द्वारा लगातार आरक्षण को लेकर झूठ बोला जा रहा है, तमाम बातों पर झूठ बोला जा रहा है। इसी के साथ साथ जो बीजेपी कह रही है कि उनके साथ 36 बिरादरी है, ये 36 बिरादरी का साथ आपको मिल रहा है। कैसे जीतेगी हरियाणा आपकी पार्टी? आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई दिल्ली के बारे में कि जो डे टू डे एक्टिविटी है वो करने का अधिकार जो है वो राज्य सरकार को है। इस सरकार ने क्या किया? इस सरकार ने वो जो प्रोविजन था उसको चेंज किया। आज से पहले क्या कभी ऐसा हुआ है? बहुत कम हुआ होगा कि कोई एक दी जाए व्यवस्था और उसको इस तरह से जो है वो चेंज किया जाए। जहां तक संविधान बदलने की बात है, मैंने पहले भी कहा और फिर कहूंगा कि संविधान जब भी बदला जाएगा ढोल नगाड़ों के साथ नहीं बदला जाएगा, पीसेस में बदला जाएगा। और वो पूछे, अब ये संविधान बदलने के बाद जो अरुण गोविल ने की, क्या वो बीजेपी के कैंडिडेट थे? या ज्योति मिर्धा ने की, क्या वो बीजेपी के कैंडिडेट थे? या वो कर्नाटका वाले जो हैं, मैं उनका नाम मिस कर रहा हूं, क्या और बहुत सारे लोग हैं जो उन्होंने बात की। दूसरी बात यह है कि लोगों का लिविंग एक्सपीरियंस है। जो इन्होंने वादे किए थे उसके ऊपर ये खरे नहीं उतरे, इसीलिए तमाम जो है वो सारे हाइप से देंगे कि जो वादे आप लोगों की तरफ से किए गए वो पूरे नहीं किए गए। आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटते हैं।
लेवल सबके निकलेंगे। यूँ बोल कर कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिला करती बेटा, यो तो हमने बीजेपी तो वोट दिया और न मेहनत करी, जिब्बे तो जाकर मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां, और वाह भी नॉन स्टॉप। जब तो भरोसा हमने काम करने वाली बीजेपी पर, ना कि नौकरी बेचने वाले दलाला पर। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं और इस बातचीत के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। रामराजी शर्मा जी, सवाल आपसे था कि लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आपके द्वारा जो आपकी पार्टी ने वादे किए वो वादे पूरे नहीं हुए। देखो, जनता हमारे साथ है, वायदे हमने जनता से करे और जनता के द्वारा जो हमारे को आशीर्वाद मिला है, हमने वायदे करे हैं, पूरे करें, जब तो जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया है। और ये हिसाब मांगने चले हैं। अरे मेरे भाई, हिसाब मांगने के काबिल होगा वही तो हिसाब मांगेगा। पहले अपना तो हिसाब दो। हरियाणा की जनता में क्या होता है जी, मैं बताऊं, जो जहां भी कोई कहता है भाई हिसाब दे, हिसाब ले भाई, ये तो मेरा हिसाब है भाई, अरे तुम अपना हिसाब दो। अरे पहले 10 साल का अपना हिसाब दो। आपने सस्ते भाव में जमीन हड़पी किसानों की, सेक्शन 4 का नोटिस थमा गए और महंगे भाव में अपने बिल्डरों को बेची। ऐसा क्यों किया, ये हिसाब दो। आपने सारी भर्तियां एक क्षेत्र विशेष के प्रत्याशियों को दे दी, कैंडिडेटों को दे दी, उनके क्षेत्र विशेष सिर्फ मुख्यमंत्री के क्षेत्र वालों को दे दी, और वो भी परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद के आधार पर। ये भी हिसाब दो। निवासी हल्कों के बच्चों ने क्या कसूर किया, क्या वो मेरिट में नहीं आते, उनको नौकरियां क्यों नहीं दी, ये भी हिसाब दो। फिर ये भी हिसाब दो, आपने किसान की जमीन सस्ते भाव में क्यों हड़पी, महंगे भाव में अपने बिल्डरों को बेची, ये भी हिसाब दो। आपने एक 2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में आपके टाइम में आते थे, आपने ऐसा क्यों किया, ये भी हिसाब दो। और ये भी हिसाब दो, आपके टाइम में किसान की फसल का कम भाव क्यों मिलता था, अब ज्यादा क्यों मिल रहा है, ये भी हिसाब दो। आपने एमएसपी पे किसान की जमीन क्यों नहीं, एमएसपी पे किसान की फसल क्यों नहीं खरीदी, ये भी हिसाब दो। अरे हिसाब मांगने चले थे, ये भी हिसाब दो। समान विकास कार्य आपने पूरे प्रदेश में क्यों नहीं करा, हमारी सरकार पूरे प्रदेश में करा रही है, आपने क्यों नहीं करा, क्षेत्र विशेष तक सीमित रहे, ये भी हिसाब दो। आपने कहा कि जनता का साथ जो है आपके साथ है, तो ऐसे भी लोकसभा चुनाव में 100% से 50% कैसे खिसक गई आपकी? मैंने आपको बताया ना, 50% इसलिए हम लूज कर गए। एक सीट तो हम बहुत कम मार्जिन से लूज किए हैं और सिर्फ 5 सीटें आई हमारे को। पहले हरियाणा में क्या और हिंदुस्तान में क्या होता था, पहले 10 साल के बाद में सत्ता परिवर्तन हो जाता, सत्ता विरोधी लहर चल जाती थी। हमारे खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं चली, फिर भी हमने 5 सीटें हासिल करी जनता के आशीर्वाद से। और ये 5 सीटें लूज करने का मेन कारण मैं आपको बता रहा हूं, जो मेन कारण था। हमने विश्लेषण करा, हमने पूरा जगह जगह से हमने अपना वो इंफॉर्मेशन ली। उसका मेन कारण था कांग्रेस का झूठ बोलना। कांग्रेस ने काट की हंडी चढ़ा दी, कांग्रेस ने ठगी ठोरी कर ली, कांग्रेस ने झूठे गारंटी कार्ड बांट दिए बहनों को, कांग्रेस ने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, बहनों के खत्म 1 लाख आ रहे, 1 लाख आ रहे, 8,500 रुपए महीना आ रहे, खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट। वो खटाखट फटाफट वाला और ये नारा ऐसा है, लोगों के कान पक गए। भाई जो आप कोई चीज बार बार कहोगे, 1% तो जनता एतबार करेगी, वो एतबार करा तो 5 सीटें हम लूज कर गए। अब जनता अपना आपको ठगा महसूस कर रही है, काट की अंडी एक बार चढ़ने भी चढ़ गई, जनता जाग चुकी है। और संजय कुमार जी, देखिए लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है फसल को लेकर, आरक्षण को लेकर, तमाम बातों को लेकर आपकी तरफ से झूठ बोला गया। बहनों के लिए जो पैसे का बात जो जैसे कि रामराजी शर्मा जी कर रहे थे, उस पर तमाम बातों पर झूठ बोला गया, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने जो विदेशों में डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, इसका जिक्र किया। आपका फ्रेंडली नेबर भूटान में आज से पहले, इस सरकार के आने से पहले या इस सरकार के दौरान भी लगभग 7 साल 6-7 साल
भूटान में आपकी आईटीबीपी थी, भूटान से आपका व्यापार था, भूटान में आपका आना जाना। कर रहे तो हरियाणा पे ही चर्चा कर लेते हैं। डंका उन्होंने बोला, मैंने तो नहीं बोला, तो उसका जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना। उनका विश्व प्रेमी, वो सबसे लोकप्रिय, भूटान से आपको बाहर कर दिया वो चीन की तरफ। जो चाइना ने हमारी जमीन हड़पी वो आपके सामने, श्रीलंका आपके सामने, मालदीव आपके सामने। दूसरी बात जो उन्होंने बात करी कि संविधान और आरक्षण, मैं बात को बिल्कुल शॉर्ट में खत्म करूंगा। यूपी में जो 66,000 शिक्षक भर्ती घोटाला था वो क्या था? तो कोर्ट ने कहा कि आपने उसमें आरक्षण जो है पूरी तरह से जो है वो नहीं दिया। ये भी बात जो है वो आई। तीसरी बात इन्होंने कही कि हमने जो है वो एक क्षेत्र के लोगों का विकास किया और इन्होंने सबका किया। मैं फिर बार बार ये बात करता हूं, ना तो आपने कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला, ना कोई आपने इंडस्ट्रियल हब बनाया, ना कोई आपने जो है इस तरह की जो है काम किया तो जिसमें लोगों को रोजगार मिले। आपके जमाने में 700 से ज्यादा किसान जो है वो सिंधु बॉर्डर पे जो है वो शहादत पा गए। आपने किसानों पर गोलियां चलाई। देखिए, क्लेम काउंटर क्लेम जो है, अंग्रेजी के कहावत मैं दोबारा बोलता हूं कि ओनली द बेयर्स नो वेयर द शू पिंचेस। ये पहनने वाला जानता है कि उसको जूता कहां काटता है। यदि बीजेपी के सारे ये दावे जो हैं वो ठीक है, फिर तो उनको कोई चिंता करनी नहीं चाहिए थी। फिर तो इनको जो चुनाव है वो आगे बढ़ाने भी नहीं चाहिए थे। फिर तो इनको जो सारे राज्य उनके चुनाव एक साथ कराने चाहिए थे। पर माननीय प्रधानमंत्री ने ही कहा था ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और उसके 3 दिन और 4 दिन बाद जो हुआ आपके सामने है। मैं फिर ये बात कहता हूं कि यदि लोगों ने हमारा भी एक्सपीरियंस लिया है, इनका भी लिया है, हमने मनरेगा में कितना इफेक्ट डाला ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग हरियाणा, वो भी लोगों ने चेहरे की बात करें संजय कुमार जी, तो देखिए आपकी पार्टी में लगातार सिर फुटौल हो रहा है। रणजीत सुरजेवाला जो है वो भी आगे होड़ में लगे हुए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें वो भी होड़ में लगे, और वही शैलजा कुमारी भी होड़ में लगे। इस सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटते हैं। बेटे भाई मौज कर दी, मुझे होया करती इन बड़े छोटे मियाँ की मौज 10 साल पहले तक। नौकरी बेचो, किसाना की जमीन कब्जा का सौदा करो, अरे मौज करो नॉन स्टॉप है। फिर हमने बीजेपी तो वोट दिया और इनकी मौज पर लागी फुल स्टॉप। जब बेटे हमने भरोसा है बीजेपी पे, ना कि इन घूसखोर फैमिली बिजनेस वाला पे। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पे विश्वास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चर्चा के आगे बढ़ाते हैं और संजय कुमार जी आपके पास लौटूंगी। जिस सवाल के साथ हम गए थे उसी सवाल को फिर से दोहराऊंगी। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार आपके पार्टी में सिर फुटौल हो रहा है, अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आया। देखिए, हमने जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी चुनी है। हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो सीएम चुनेगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो पीएम चुनेंगे। ये कोई जो चुनाव है ये उस तरह का चुनाव नहीं है जैसे यूएस में होता है, जहां डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के ऊपर जो है वो इलेक्शन दिया जाता है। मेरा मानना है एवरी इलेक्टेड लेजिस्लेटिव मेंबर इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट ऑफ चीफ मिनिस्टर। दूसरी बात जो आपने कही, एस्पिरेशन होना, कोई राजनीति में कोई भी आदमी जो है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए या सिर्फ शाउटिंग ब्रिगेड में, वो हर आदमी की इच्छा होती है। क्या बीजेपी में लोगों की कोई इच्छा नहीं होगी? सबकी है। हमने देखा लोगों के दिल टूटे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जिनको टिकट नहीं मिले उनके भी दिल टूटे हैं। यूएस के अंदर जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है तो हर कैंडिडेट
चाहे वो गवर्नर है चाहे वो प्रेसिडेंट के लिए, वो अपनी एक कैंपेन चलाता है अपनी पार्टी के भीतर और वो ओपनली चलती है। हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं है, इसलिए जो एस्पिरेंट्स हैं वो उनकी जो है वो भावना रखनी कि करें, हम उसको रेडिक्यूल थोड़ी कर सकते हैं। और फिर मैं बार बार एक बात आज फिर कह रहा हूं कि यदि इनमें से कोई चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है तो उसकी जो प्री रिक्विजिट कंडीशन है वो ये है कि पहले कांग्रेस सत्ता में आए। यदि कांग्रेस सत्ता में आएगी तभी इनमें से कोई अपना दावा ठोक सकता है। सो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो अननेचुरल है, जो अनडेमोक्रेटिक है, जो डेस्पोटिक है, जो डिक्टेटोरियल है। ये चीजें जो है वो पहले भी हुई है अब, और ये कोई अबनॉर्मल चीज नहीं है। जी, समय की हमारे पास बहुत कमी है। रामराज शर्मा जी, आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल आपसे कि देखिए हरियाणा का अगर जिक्र कर ले तो यहाँ छोटे दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में अगर आपकी पार्टी जीतती है और बहुमत नहीं आता तो कौन से पार्टी के साथ जाने के चांसेस हैं आपकी पार्टी को? क्योंकि और पार्टियों की जो है गठबंधन की तो बातें चल रही है, पर आपने जिस तरह से पिछली सरकार की बात कर ली, जेजेपी के साथ गठबंधन बना लेकिन बाद में टूट गया, इस बार क्या चांसेस और क्या तस्वीर है? देखो जी, हमारे को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है और उनके आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, स्पष्ट बहुमत से बनने जा रही है। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बहुत ही लोकप्रिय हैं, जन जन के लाडले हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, छत्ती बरादरी के मसीहा हैं, आदरणीय नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और इन्होंने उस बात का जवाब नहीं दिया, उस बात को टाल गई है कि भाई 58 साल हरियाणा को बने हो गया है, आपने एससी-बीसी समाज से सीएम चेहरा क्यों नहीं बनाया आज तक? अगर नहीं बनाया तो सीएम चेहरा आप डिक्लेयर करोगे? नहीं करोगे तो इससे ये साफ साफ जाहिर है कि संजय कुमार जी का जवाब छोटी सी टिप्पणी इस पर कर दीजिए। मैं तो कह रहा हूं आपने एससी समाज का चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया और प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? देखिए आज इनके पास 9.5 साल तक क्या ये जो है ओबीसी को हिकारत की नजर से देखते थे। देखिए क्योंकि आज आपने एक सीएम बनाया है जो एक ओबीसी समाज का है, इस पर आप दूसरों पर नहीं मर सकते कि हम इसलिए एंटी ओबीसी है, हम इसलिए एंटी दलित है, क्योंकि हमारा जो सीएम का चेहरा है वो ना एससी है ना ओबीसी है। ये अगर आरोप आप हम पे लगाएंगे तो आप पे कितने लगेंगे ये भी तो देखिए आप। मैं फिर ये कह रहा हूं कि विजिबिलिटी देख के उसकी जो सारी लोगों में सहमति देख के उसकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी देख के बीजेपी भी चुनेगी और हम भी चुनेंगे। हम कौन होते हैं बीजेपी को यह सजेस्ट करने वाले कि जी आप XYZ को जो है वो अपना कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित करते चीफ मिनिस्टेरियल? सेम जो फॉर्मूला है वो उनके भी लागू होता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुमार जी इस खास चर्चा में जुड़ने के, और रामराज शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए कल यानी कि 12 सितंबर को ही हरियाणा में नामांकन का दौर भी खत्म हो गया है और स्टार प्रचारकों की भी सूची सामने आ गई है। ऐसे में सत्ता पर कौन काबिज होगा हरियाणा में, ये तो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।